नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बीजेपी सरकार बना चुकी है और बिहार में अपनी सरकार का श्री गणेश कर चुकी है और कमान सौंपी गई है सम्राट चौधरी को। लगभग 9 साल पहले बीजेपी में शामिल हुए सम्राट कैसे सत्ता के सिंहासन तक पहुंचे, कहानी बड़ी सियासी है, जिसमें कभी लालटेन थामे अपना भविष्य संवारने के सपनों के साथ आगे बढ़े सम्राट ने तीर कमान भी चलाए, लेकिन सही निशाना लगा जब उन्होंने कमल को दिल में बसा लिया। फिर क्या उपाध्यक्ष, क्या अध्यक्ष, क्या मंत्री, क्या उप मुख्यमंत्री और अब क्या मुख्यमंत्री। सियासत का काकागा घर से सीखा तो असली परीक्षा में सियासी पीएचडी कर दी। कभी नीतीश के साथ लव कुश जैसी जोड़ी के लिए लोकप्रिय सम्राट ने कसम तक खाई कि नीतीश की सत्ता को जब तक बाहर नहीं कर देंगे पकड़ी नहीं उतारेंगे। लेकिन फिर जब नीतीश एनडीए का हिस्सा बने तो उन्होंने अपनी शपथ भी पूरी की और रामलला के द्वारे सम्राट ने बाल तक उतारे। लेकिन एक घटना सम्राट की जिंदगी की मानो सबसे शक्तिशाली छवि को उभार कर लाई। नीतीश का दिल्ली जाना क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? उससे पहले सुशील मोदी का दिल्ली जाना क्या यह भी इत्तेफाक है? बिहार के दिग्गजों के साथ साथ एनडीए के सहयोगियों को साधना क्या यह भी इत्तेफाक है? या फिर सम्राट के सिंहासन पर बैठने की स्क्रिप्ट 6 महीने पहले ही लिखी जा चुकी थी, या कहें कि बिहार इलेक्शन से पहले ही लिखी जा चुकी थी। आज आपको बताएंगे कैसे बना बिहार में बीजेपी का सम्राट। मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे। 30 अक्टूबर 2025, लगभग 6 महीने पहले बिहार की तारापुर सीट, जहां से सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे थे, इस दौरान अमित शाह ने एक बयान दिया, मंच से बयान दिया। और वो बयान क्या था जरा देखिए, क्योंकि यहां से ही आपको अंदाजा होगा कि बिहार के अंदर सम्राट के सिंहासन तक पहुंचने की स्क्रिप्ट कैसे लिखी जा चुकी थी। जरा देखिए, 30 अक्टूबर 2025, तारापुर, बिहार। सम्राट चौधरी को वोट दीजिए क्योंकि आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र उन्हें बहुत बड़ा आदमी बनाने जा रहे हैं। यह बयान दिया गया था अमित शाह की तरफ से रैली को संबोधित करने के दौरान। तो क्या 30 अक्टूबर 2025 को ही बीजेपी तय कर चुकी थी कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा अगर उनके पास एनडीए के अंदर सबसे ज्यादा सीटें हुई? क्या बिल्कुल वैसे है जैसे महाराष्ट्र के अंदर शिंदे को सत्ता की कुर्सी से हटाकर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया? या ये वैसे है जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा को असम की कमान दी गई? क्योंकि ये सब बीजेपी में मुमकिन है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बाद सम्राट चौधरी दूसरे ऐसे नेता हैं जो पार्टी में शामिल होने के 7 से 8 साल के अंदर राज्य के मुख्यमंत्री पद तक पहुंच गए। साल 2018 में बीजेपी में शामिल होने के बाद सम्राट चौधरी को राज्य उपाध्यक्ष बनाया गया। बाद में उन्हें विधान परिषद सदस्य चुना गया और अब मुख्यमंत्री घोषित किया गया है और कल वो मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। लेकिन 2018 से 2026 के बीच में सम्राट के वो सियासी तीर कौन कौन से थे जिन्होंने आरजेडी को तोड़ा, बीजेपी को जोड़ा, और इन सब के बीच में कैसे जेडीयू से नाता जोड़ा भी, तोड़ा भी, फिर जोड़ा? ये सब कैसे चला? क्या वाकई में सम्राट जो अपने परिवार से ही, अपने पिता से ही सियासत की, बिहार की सियासत बारीकी को समझ रहे थे, उनको एहसास था कि अगर उन्हें भविष्य में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जाना है तो यह आरजेडी में मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि आरजेडी परिवार के साथ चल रही है और वहां सम्राट मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं ले सकते। दूसरी तरफ जेडीयू है, वहां नीतीश के होते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं हो सकती, लेकिन बीजेपी में मुमकिन था। तो क्या यह सब कुछ एक स्क्रिप्ट की तरह ही सम्राट लिखते चले गए और उसका अंतिम अध्याय मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आकर समाप्त? क्योंकि मूल रूप से
आरजेडी और जेडीयू से जुड़े सम्राट चौधरी ने 2014 में आरजेडी में विभाजन की योजना बनाई थी। 13 विधायकों को तोड़कर एक अलग गुट बनाया और फिर बीजेपी में शामिल हो गए। 2 जून 2014 को वे जीतन राम मांझी मंत्रिमंडल में शहरी विकास एवं आवासन मंत्री बने। इसके बाद से बिहार की सियासत में सम्राट बीजेपी का चेहरा बनती चली गई। और यही सम्राट चौधरी का राजनीतिक जीवन, जो कैसे एक एक पायदान ऊपर चढ़ता गया, जरा इसको हम कुछ पॉइंटर्स के जरिए आपको समझाते हैं। 1999 बिहार सरकार में कृषि मंत्री बने। 2000 के अंदर राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए। 2010 में परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से दोबारा विधायक चुने गए और 2010 बिहार विधानसभा में विपक्ष के मुख्य सचेतक यानी कि चीफ व्हिप बनाए गए। 2014 तत्कालीन राज्यपाल DY पाटिल द्वारा बिहार विधान परिषद की सदस्य मनोनीत किए गए। 2014 में जीतन राम मांझी सरकार में शहरी विकास एवं आवासन मंत्री बने। 2018 भारतीय जनता पार्टी की बिहार इकाई के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए। 2020 बिहार विधान परिषद के सदस्य चुने गए। 2021 नीतीश कुमार सरकार में पंचायती राज मंत्री बने। 2022 बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता बने। 2023 बीजेपी की बिहार इकाई के अध्यक्ष बने। 2024 बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए। 2024 बिहार के उप मुख्यमंत्री बने और 2026 मुख्यमंत्री चुने गए हैं और कल वो शपथ लेने वाले हैं। लेकिन नीतीश 20 सालों के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ रहे हैं और यह युवराज नहीं, जहां सम्राट को चुना गया है, वो सम्राट जिसकी नीतीश के साथ मानो लव कुश जैसी जोड़ी एक दौर में हुआ करती थी, क्योंकि लव कुश जैसे कुशवाहा जाति से ताल्लुक रखने के कारण सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार के करीब माना जाता था। जहां लालू प्रसाद यादव की राजनीति परंपरागत रूप से यादव वोट बैंक के इर्द गिर्द घूम रही थी, वहीं नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत लव कुश यानी कि कुर्मी और कोयरी समीकरण के साथ की। नीतीश खुद कुर्मी समुदाय से आते हैं, जबकि सम्राट चौधरी कोयरी यानी कि कुशवाहा समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक समय ऐसा भी था जब महागठबंधन की सरकार के दौरान सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के विरोधियों में गिने जाते थे। उन्होंने नीतीश के खिलाफ अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की थी। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद जब बीजेपी फिर सत्ता में लौटी तो समीकरण बदल गए। सम्राट चौधरी नीतीश की बेहद करीबी सहयोगी बन गया और इसके बाद बिहार में लव कुश संतुलन एक बार फिर से मजबूत दिखने लगा। यही वजह है कि बीजेपी के भीतर भी नीतीश कुमार के लिए सम्राट चौधरी को संभावित मुख्यमंत्री चेहरा माना जाता है। वहीं सुशील मोदी दिल्ली गए और बिहार में सम्राट की सक्रियता बढ़ती चली गई। मानो एक एक करके वहां सम्राट के लिए सियासत आसान हो रही हो, या कहें कि सम्राट के सितारे बिहार की सियासत में चमकने के लिए तैयार हो रहे हैं। जिस तरीके से सम्राट चौधरी का राजनीतिक सफर चला वो बेहद दिलचस्प है। उन्होंने अपने करियर का बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय जनता दल के साथ बिताया, यानी उनकी शुरुआती राजनीति पहचान लालू यादव की पार्टी से जुड़ी है। हालांकि 2018 में बीजेपी में शामिल होने के बाद उनका कद तेजी से बढ़ा। 2020 के चुनाव के बाद जब सुशील कुमार मोदी को बिहार से हटाकर दिल्ली की जिम्मेदारी दी गई तो सम्राट चौधरी के लिए पार्टी में आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज वो बिहार बीजेपी के प्रमुख चेहरों में शामिल है। इससे पहले 2019 में जब नित्यानंद राय बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, तब सम्राट चौधरी को उनका डिप्टी बनाया गया, जो उनके बढ़ते राजनीतिक कद का संकेत था। और बीजेपी ने यह भी कहा और यह करके दिखाया कि अगर विरोधी पार्टी से कोई बेहतर नेता उनकी पार्टी में आ रहा है जो राष्ट्र के लिए सेवा समर्पित भाव से काम करना चाहता है, तो बीजेपी में उसके लिए अपार संभावनाएं हैं। इसे बहुत फर्क नहीं पड़ता कि वो कब किस पार्टी में रहा और वहां रहते हुए उसने क्या किया।
फर्क इससे पड़ता है कि वो बीजेपी में आने के बाद बीजेपी के लिए क्या कर सकता है। वरना देखिए ना, एक दौर में राबड़ी सरकार में मंत्री थे और अब एनडीए सरकार में मुख्यमंत्री है। यह सफर यूं ही आसान नहीं है और ऐसे विरले होंगे जिन्होंने इस तरीके से अपने सियासी सफर को आगे बढ़ाया होगा। राबड़ी देवी सरकार में सम्राट चौधरी मंत्री बने थे। सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी दिग्गज समाजवादी नेता रहे थे। सम्राट का राजनीतिक सफर 1990 के दशक में शुरू हुआ और सम्राट चौधरी मई 1999 में राबड़ी देवी सरकार में पहली बार मंत्री बने, मगर उम्र से जुड़े विवाद के बाद उन्होंने पद से उस दौर में इस्तीफा दे दिया था। सम्राट नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री थे और गृह मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे थे। पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जब बीजेपी गठबंधन को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ, तब सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए। नीतीश कैबिनेट में लगातार दूसरी बार उन्हें डिप्टी सीएम चुना गया था। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद वो नीतीश की सरकार में मंत्री बने और मार्च 2025 में उन्हें संजय जायसवाल के स्थान पर बीजेपी की बिहार इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब यह भी कह सकते हैं कि बिहार में सम्राट चौधरी के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बहुत कम वक्त ऐसा रहा जब वो बिना किसी पद के रहे। बीजेपी ने उनकी काबिलियत को देखते हुए, उनके नेतृत्व क्षमता को देखते हुए, उनके हिंदुत्ववादी चेहरों को देखते हुए या कहें कि निष्ठा को देखते हुए उन्हें हमेशा जिम्मेदारियां दी और जिम्मेदारियों के साथ वो हमेशा खरा उतरे। उसके पीछे की वजह है जिसका जिक्र हम करें कि सम्राट को सियासत विरासत में मिली और कैसे विरासत में मिली सियासत को सम्राट ने आगे बढ़ाते हुए उस पद तक का मुकाम हासिल किया जो शायद हो सकता है उनके पिता का भी सपना रहा, क्योंकि सम्राट के पिता शकुनी चौधरी 7 बार विधायक रहे। सम्राट चौधरी का जन्म 16 नवंबर 1968 को बिहार के मुंगेर जिले के लखनपुर गांव में हुआ था। उनके पिता शकुनी चौधरी और माता पार्वती देवी दोनों ही राजनीति से जुड़े थे। उनके पिता शकुनी चौधरी 7 बार विधायक रहे और सांसद रह चुके हैं, जबकि उनकी मां पार्वती देवी तारापुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुकी। शिक्षा की बात करें तो सम्राट चौधरी ने मदुरई कामराज विश्वविद्यालय से पीएफसी की डिग्री हासिल की। उनका विवाह 2007 में ममता चौधरी के साथ हुआ। उनके 2 बच्चे हैं, बेटा प्रणय प्रियम और बेटी चारुप्रिया। आप सोचिए, माता भी विधायक, पिता भी विधायक, सियासत का काका का उन्होंने घर से सीखा और जिस तारापुर सीट से वो चुनकर आए वो उन्हें उनकी माता श्री से मिली। और इसीलिए जो सम्राट का सियासी सफरनामा है वो अलग कहानी बयां करता है। सम्राट चौधरी ने 1990 में सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। मई 1999 बिहार सरकार में कृषि मंत्री के रूप में शपथ ली। 2000 और 2010 में परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और विधायक चुने गए। साल 2010 में उन्हें बिहार विधानसभा में विपक्षी दल का मुख्य सचेतक बनाया गया। जून 2014 में शहरी विकास और आवास विभाग के मंत्री के रूप में शपथ ली। 2018 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी में बिहार प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया। 2021 में सम्राट को नीतीश कुमार के विस्तारित मंत्रिमंडल में बीजेपी कोटे से पंचायती राज मंत्री बनाया गया। उन्होंने जीतन राम मांझी की सरकार में 2014 में शहरी विकास और आवास वास्य मंत्री, जबकि राबड़ी देवी सरकार में 1999 में मौसम विज्ञान और बागवानी मंत्री के रूप में शपथ ली थी। लेकिन सम्राट चौधरी, जिनका राजनीतिक जीवन बेदाग रहा लेकिन विवादित बयान उन्होंने कई दिए, जिनमें से कुछ का जिक्र हम कर रहे हैं। जैसे राहुल गांधी को लेकर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ओसामा बिन लादेन की तरह दाढ़ी बढ़ाते हैं और सोचते हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन जाएंगे। ऐसा नहीं। एक और बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश 1947 में नहीं बल्कि 1977 में जेपी आंदोलन के बाद आजाद हुआ था। नीतीश को लेकर भी उन्होंने बयान दिया था कि नीतीश के सत्ता से नहीं हटने तक पगड़ी नहीं उतारेंगे। उस दौरान नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन जैसे वो महागठबंधन के हिस्से से बाहर हुए, एनडीए का हिस्सा बने, बाकायदा सम्राट ने न सिर्फ अपनी शपथ को पूरा किया बल्कि अपने बाल भी कटवाए थे। वहीं सम्राट चौधरी
जो कल से बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, उनकी चल अचल संपत्ति कितनी है, जो उन्होंने बीते इलेक्शन में बताई, दरअसल वो हम आपको बता रहे हैं और इसको जरा महसूस कीजिए। सम्राट चौधरी मुंगेर की तारापुर सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा आए थे। नॉमिनेशन फाइल करते समय दाखिल हलफनामे में अपनी संपत्ति का उन्होंने खुलासा किया। इसके आधार पर उनकी नेटवर्थ करीब 11 करोड़ 34 लाख रुपए से ज्यादा है और उनके परिवार के पास कुल 1,71,550 रुपए की नकदी है, जबकि अलग अलग बैंक अकाउंट्स में करीब 27 लाख रुपए जमा है। इसके अलावा पति पत्नी के पास करीब 40 लाख रुपए कीमत का सोना है। शेयर, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड में उन्होंने करीब 32 लाख रुपए, जबकि इंश्योरेंस पॉलिसी में 10 लाख रुपए लगाए हैं। सम्राट चौधरी के पीपीएफ खाते में भी 10 लाख रुपए जमा है। उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई देनदारी नहीं है। अचल संपत्ति पर नजर डालें तो सम्राट चौधरी के पास मुंगेर के तारापुर, मणिकपुर और खजपुरा में 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की खेती और गैर खेती जमीन योग्य है। पत्नी के पास 50 लाख रुपए की खेती की जमीन है। पटना में 58 लाख रुपए कीमत की कमर्शियल बिल्डिंग भी है। लेकिन सम्राट नीतीश बाबू की सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं। सुशासन बाबू के टैग के साथ नीतीश सत्ता संभाल रहे थे। ऐसे में सम्राट के लिए अपनी एक अलग छवि बनाना बिहार के अंदर बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि उसी छवि के साथ यह तय होगा कि आगामी इलेक्शन में वहां सम्राट के चेहरे के साथ क्या बीजेपी अकेले अपने दम पर बहुमत के आंकड़े से पार हो सकती। ऐसे में यकीनन सम्राट के सामने सैकड़ों लक्ष्य होंगे, लेकिन वो 5 लक्ष्य जो बेहद महत्वपूर्ण है वो कौन कौन से हो सकते हैं हमारी नजर में, जरा देखिए। सम्राट के सामने सबसे पहले बीजेपी के हिंदुत्ववादी छवि को बनाए रखना यह महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा कानून व्यवस्था और जातीय हिंसा, इसको कंट्रोल करना महत्वपूर्ण होगा। बीजेपी के हिंदू छवि को बनाए रखना इसलिए भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि दूसरी तरफ नीतीश बाबू जो मुस्लिम और अल्पसंख्यक को अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहते थे, क्या वो सम्राट के साथ आएंगे? एनडीए गठबंधन में सामंजस्य बनाए रखना यह भी अब सम्राट के लिए महत्वपूर्ण होगा। यह उनके कंधे पर जिम्मेदारी, हालांकि इसको दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी ही संभालते हैं। बेरोजगारी, युवा पलायन और बाढ़ प्रबंधन करना बिहार में यह भी उनके सामने चुनौती होगी और नीतीश से अलग पहचान बनाना यह सबसे बड़ी चुनौती है। उन्हें अपनी एक अलग छवि बनानी होगी, वो छवि जो नीतीश की सुशासन बाबू की छवि से ज्यादा मजबूत हो, जो बीजेपी के हिंदुत्ववादी छवि को आगे बढ़ाते हुए बाकी वोट बैंक को भी अपने साथ ले जाने की कुव्वत रखती हो। इसलिए ये हम 5 पॉइंट इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बीजेपी की हिंदुत्ववादी छवि। बीजेपी की हिंदुत्ववादी छवि बिहार जैसे विविधतापूर्ण राज्य में दोधारी तलवार साबित हो सकती है। मुस्लिम और यादव मतदाताओं की बीच पार्टी को विरोधी माना जाता है। सम्राट चौधरी को विकास और सुशासन पर फोकस कर इस छवि को नरम करना होगा। यदि राम मंदिर, CAA, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दों को अत्यधिक उछाला गया तो मुमकिन है अल्पसंख्यक वोटों से नुकसान हो सकता है। नए मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री मोदी के नारे सबका साथ सबका विकास को सिर्फ नारा नहीं, हकीकत बिहार के अंदर बनाना पड़ेगा और भरोसा सभी का जीतना होगा। भरोसा जीतने के लिए एक और महत्वपूर्ण है, वो है कानून व्यवस्था का होना और जातीय हिंसा का कम होना, जो मानो बिहार की रग रग में है। बिहार में जातीय हिंसा, भूमाफिया और छोटे अपराध अभी भी चुनौती बने हुए हैं। गृह मंत्री रहते हुए सम्राट चौधरी ने कुछ सुधार किए, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जातीय दंगे और महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं लगातार आती रहती है। नई सरकार को पुलिस सुधार, फास्ट ट्रैक कोर्ट और सख्त एक्शन से भरोसा जगाना होगा, ताकि शुरुआती दिनों में कोई बड़ी घटना हुई तो विपक्ष इसे बीजेपी सरकार की नाकामी के रूप में प्रचारित करेगा। इसके अलावा एनडीए गठबंधन में सामंजस्य, यह भी सम्राट के सामने चुनौती होगी, क्योंकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू और बीजेपी के बीच संतुलन बना रहा है। अब नीतीश की अनुपस्थिति में गठबंधन की एकता बनाए रखना सम्राट के लिए बड़ी परीक्षा होगी। विजय सिन्हा, उपेंद्र कुशवाहा और जेडीयू के नए नेतृत्व के साथ तालमेल बिठाना चुनौतीपूर्ण होगा। यदि कोई दल महसूस करता है कि उसकी उपेक्षा हो रही है तो सरकार अस्थिर हो सकती है। खासकर 2030 विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन को एकजुट रखना बेहद जरूरी होगा। इसके अलावा जो वहां की मूल समस्याएं हैं
मसलन बिहार के युवा रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। सम्राट को बड़े उद्योग, आईटी हब और स्किल डेवलपमेंट पर तुरंत काम करना होगा। साथ ही हर साल आने वाली बाढ़ एक बिहार की स्थायी समस्या है। गंगा कोसी क्षेत्र में दीर्घकालिक समाधान, बेहतर सिंचाई व्यवस्था बनाए रखना और साथ में विकास के दावे खोखले साबित ना हो, यह बिहार की जनता को महसूस कराना कि हम विकास के सिर्फ दावे नहीं करते, विकास करके दिखाते हैं। वहीं सम्राट का खुद का रोडमैप और उम्मीदें, क्या वो नीतीश से अलग एक छवि बना पाएंगे? क्योंकि सम्राट चौधरी ने संकेत दिया है कि वो नीतीश कुमार की विरासत, सड़क, बिजली और महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन 5 चुनौतियों पर काबू पाने की गति और दिशा ही तय करेगी कि उनकी सरकार कितनी सफल होती है। बिहार के इतिहास में पहला मौका है जब बीजेपी अपना मुख्यमंत्री दे रही है। जनता विकास देखना चाहती है, ना कि सिर्फ जातीय और राजनीतिक समीकरण। सम्राट चौधरी की सफलता या असफलता न सिर्फ बिहार बल्कि आगामी चुनाव, चाहे वो बिहार का हो, राष्ट्रीय चुनाव हो, उसकी राजनीति पर भी असर डालेगा। और बिहार का ये बदलाव वाकई में एक बड़ा संकेत है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी का सानिध्य है, नीतीश कुमार का सानिध्य है, गृह मंत्री अमित शाह का सानिध्य है, ये सब रहेगा। नितिन नवीन के संगठन का पूरा सहयोग सम्राट को रहेगा, क्योंकि सम्राट को ये तय करना है कि वो वाकई में बिहार के सम्राट हैं और सम्राट की तरह ही वो बिहार में बीजेपी के कमल को मजबूत करते हुए जनता के भरोसे को और ज्यादा मजबूत करेंगे। बिहार के साथ, सबका विकास करके। और इसीलिए एक नया बदलाव, एक नई उमंग लेकर आता है, जो इस वक्त बिहार के कोने कोने में महसूस की जा रही है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे।